एकीकृत ऑन्कोलॉजी अनुसंधान और देखभाल केंद्र। हाल ही में आयुष मंत्रालय ने अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान AIIA गोवा में भारत के पहले एकीकृत ऑन्कोलॉजी अनुसंधान और देखभाल केंद्र का उद्घाटन किया है। IORCC यह भारत का पहला बहुविषयक केंद्र है जो समग्र कैंसर पुनर्वास के लिए आयुष प्रणालियों को आधुनिक ऑन्कोलॉजी कैंसर रोग विज्ञान के साथ एकीकृत करता है। साझेदारी इसे टाटा मेमोरियल सेंटर कैंसर अनुसंधान और उपचार के लिए अग्रणी संस्थान की इकाई एक्ट्रेक के सहयोग से विकसित किया गया। एक मुख्य विशेषताओं में समन्वय। यह केंद्र कीमोथेरेपी, रेडिएशन, सर्जरी जैसे आधुनिक चिकित्सा पद्धतियों के साथ आयुर्वेदिक, योग, पंचकर्म, फिजियोलॉजी और आहार चिकित्सा का संयोजन करता है। उद्देश्य में इसका मुख्य ध्यान रिकवरी, उपचार के दुष्प्रभावों को कम करने, प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करने और मनोसामाजिक कल्याण पर है। यह एकीकृत ऑन्कोलॉजी में नैदानिक सेवाओं, उन्नत अनुसंधान और प्रशिक्षण नवाचार के लिए एक हब के रूप में कार्य करता है। वैश्विक समानांतर में अमेरिका, यूरोप, जापान ने भी ऐसे एकीकृत ऑन्कोलॉजी केंद्र उभर रहे हैं जो मुख्यधारा के कैंसर उपचार के साथ पूरक चिकित्सा प्रणाली का मिश्रण करते हैं। मात्र स्वास्थ्य सेवा नवाचार। यह पारंपरिक प्रणालियों और आधुनिक चिकित्सा को जोड़ने में आयुष की एक उत्प्रेरक के रूप में भूमिका को प्रदर्शित करता है। मरीजों को लाभ, इससे रिकवरी में सुधार, जीवन गुणवत्ता में वृद्धि और वहनी देखभाल सुविधा प्राप्त होने की उम्मीद है। व्यापक विस्तार। ऑन्कोलॉजी से परे भविष्य में एकीकृत पुनर्वास मॉडल न्यूरोलॉजिकल और विकासात्मक विकारों तक भी सीमित हो गए। राष्ट्रीय अनुकरण में यह देश भर में एकीकृत स्वास्थ्य केंद्रों को अपनाने के लिए एक मॉडल के रूप में कार्य करता है। रक्षा। IVR वैक्सीन। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB की सहायक कंपनी इंडियन इम्यूनोलॉजिकल लिमिटेड IIL ने रक्षा IVR वैक्सीन लॉन्च की है। यह संक्रामक गोजाति राइबो ट्रैकियाइटिस IVR के खिलाफ भारत की पहली स्वदेशी EG डिटेक्टेड दिव्या मार्कर वैक्सीन है। रक्षा IVR वैक्सीन यह एक GE डिटेक्टेड दिव्या डिफ्रेंसिएशन ऑफ इन्फेक्टेड फ्रॉम वैक्सीनेटेड एनिमल्स मार्कर वैक्सीन है। यह संक्रमित जानवरों और टीकाकरण जिन्हें टीका लगा है जानवरों के बीच अंतर करने में मदद करती है, जिसे दिव्या दृष्टिकोण कहा जाता है। कार्यप्रणाली में इनमें GE जीन को हटा दिया जाता है, जिससे दोनों प्रकार के जानवरों में अंतर करना संभव हो जाता है। जिन पशुओं को टीका लगाया जाता है वे GE के खिलाफ एंटीबायोटिक नहीं बनाएंगे, जबकि वाइल्ड टाइप वायरस प्राकृतिक रूप से संक्रमित जानवर एंटीबॉडी बनाएंगे। नैदानिक परीक्षणों के माध्यम से दोनों में आसानी से अंतर किया जा सकता है, जो रोग उन्मूलन कार्यक्रमों हेतु महत्वपूर्ण है। संक्रामक गोजाति राइबो ट्रैकियाइटिस IVR कारण यह मवेशियों का एक अत्यधिक संक्रामक वायरस रोग है जो गोजाति हर्पीज वायरस 1 BHV1 के कारण होता है। प्रसार में वायु एरोसॉल, सीधा संपर्क और संक्रमित वीर सेवन के माध्यम से होता है। नैदानिक रूप श्वसन संबंधी बुखार, नाक बहना, खांसी, नेत्र श्लेष्मा शोथ, कंजक्टिवाइटिस, ट्रैकियाइटिस और निमोनिया। प्रजनन संबंधी में जननांगों पर मवाद युक्त घाव, प्रजनन क्षमता में कमी, कुछ स्ट्रेन गर्भपात का कारण बनते हैं। प्रभाव बांझपन, गर्भपात और दुग्ध उत्पादन में कमी। निदान में है सीरोलॉजी, वायरस अलगाव, रियल टाइम PCR इसका प्रबंधन
इसका कोई विशिष्ट उपचार नहीं है। नियंत्रण पूरी तरह से टीकाकरण और कठोर सुरक्षा बायोसिक्योरिटी पर निर्भर करता है। गोजाती हर्पीस वायरस 1 BHV गोजाती हर्पीस वायरस 1 BOHV 1 मवेशियों में 2 प्रकार की बीमारियों का कारण बनता है। संक्रामक गोजाती राइनोट्रैकियाइटिस IBR और संक्रामक प्रस्फुटर वोल्वेजियाइटिस IPV ये दोनों ही भारत में स्थानिक ग्लाइकोप्रोटीन EGE यह गोजाती हर्पीज वायरस 1 BHV1 की सतह पर पाया जाने वाला एक संक्रामक संरचनात्मक प्रोटीन है। यह वायरस के प्रभाव एक कोशिका से दूसरी कोशिका में प्रसार और होस्ट की प्रतिरक्षा प्रक्रिया में बचने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज GBD रिपोर्ट हाल ही में इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ मैट्रिक्स एंड इवेल्युएशन IHME ने बर्लिन जर्मनी में आयोजित विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन में GBD रिपोर्ट जारी की है। अध्ययन की मुख्य विशेषता में भारत में बदलते रोग प्रतिरूप महामारी विज्ञान में बदलाव भारत ने प्रमुख जानलेवा बीमारियों के रूप में संक्रामक रोगों से गैर संचारी रोगों की ओर संक्रमण किया है। प्रमुख कारण 2023 इस्केमिक हृदय रोग अब मृत्यु का सबसे बड़ा कारण है। ASMR रिपोर्ट के अनुसार 127.82 प्रति लाख होते हैं जो स्वस्थ आयु वृद्धि और NCD की रोकथाम की आवश्यकता को उजागर करता है। पूर्व परिदृश्य 1990 डायरिया संबंधी बीमारियां मृत्यु का प्रमुख कारण थी। ASMR 30 ASMR के अनुसार 300.53 प्रति लाख पर। अन्य कारण 2023 में COPD ASMR के अनुसार 99.25 प्रति लाख पर। स्ट्रोक ASMR के अनुसार 92.88 प्रति लाख। कोविड-19 2019 में मृत्यु का कारण रहने के बाद 2023 तक यह घटकर 20वें स्थान पर आ गया। इस्केमिक हृदय रोग IHD इसे कोरोनरी धमनी रोग कोरोनरी आर्टरी डिजीज CAD भी कहा जाता है। यह एथेरोस्क्लेरोटिस प्लांक के जमा होने के कारण कोरोनरी धमनी के सिकुड़ने या अवरुद्ध होने से होता है। इसके परिणाम स्वरूप मायोकार्डियम हृदय की मांसपेशी में रक्त का प्रवाह कम हो जाता है जिससे हृदय के ऊतकों में ऑक्सीजन की आपूर्ति और मांग के मध्य असंतुलन उत्पन्न हो जाता है। ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज GBD रिपोर्ट 1990 में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO और विश्व बैंक द्वारा वर्तमान में इसका नेतृत्व वाशिंगटन विश्वविद्यालय USA के IHME द्वारा किया जाता है। यह विभिन्न देशों और समय के साथ मृत्यु दर और बीमारी के बोझ का व्यापक अनुमान प्रदान करता है। प्रमुख संकेतक में DALY बीमारी, दिव्यांगता या अकाल मृत्यु के कारण स्वास्थ्य जोखिम की कुल वर्षों की कमी, डिसेबिलिटी एडजस्टमेंट लाइफ ईयर्स, YLL अकाल मृत्यु के कारण स्वास्थ्य वर्षों में कमी, ईयर ऑफ लाइफ लॉस्ट, YLD दिव्यांग जीवन के वर्ष, ईयर्स लिव्ड विद डिसेबिलिटी। नवीनतम संस्करण इसे विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन WHS बर्लिन में जारी किया गया। विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन WHS बर्लिन स्थापना 2009 में चैरिटी यूनिवर्सिटेट्स मेजिन बर्लिन की 200वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में सहयोग 2019 में
डब्ल्यूएचओ के साथ साझेदारी से आयोजित किया जा रहा है, जो वैश्विक दर्जा प्रदान करता है। भागीदारी या सहभागी में डब्ल्यूएचओ, विश्व बैंक समूह, संयुक्त राष्ट्र एजेंसी, सरकारें, शिक्षाविद, निजी क्षेत्र और गैर सरकारी संगठन एनजीओ। भारत की भूमिका स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा भारतीय सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों द्वारा नियमित भागीदारी। विटामिन डी की कमी RIER रिपोर्ट के अनुसार प्रत्येक 5 में से एक भारतीय विटामिन डी की कमी से पीड़ित है। RIER की रिपोर्ट मुख्य निष्कर्ष सभी आयु समूहों में विटामिन डी की कमी प्रचलित है। बच्चे 0 से 10 वर्ष 46% रिकेट्स सूखा रोग से पीड़ित है। वरिष्ठ 60 वर्ष से अधिक 80 से 90% आर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस, होलो बोन्स फ्रैक्चर और दीर्घकालीन दिव्यांगता के जोखिम में है। पूर्वी भारत में सर्वाधिक कमी लगभग 39% आबादी प्रभावित है। लैंगिक असमानता सभी आयु वर्गों में भारतीय महिलाएं पुरुषों की तुलना में विटामिन डी की कमी के प्रति अधिक संवेदनशील हैं। विटामिन डी यह वसा में घुलनशील विटामिन है, जो कैल्शियम के अवशोषण, हड्डियों के स्वास्थ्य, मांसपेशियों की शक्ति, प्रतिरक्षा और मानसिक कल्याण के लिए आवश्यक स्रोत है। सूर्य का प्रकाश 15 से 30 मिनट तक सूर्य के प्रकाश के संपर्क में रहने से प्राकृतिक उत्पादन शुरू हो सकता है। भोजन वसायुक्त मछली, सैल्मन, मैकेरल और सार्डिन, अंडे की जर्दी और फोर्टिफाइड खाद्य पदार्थ जैसे दूध एवं दही। कमी के प्रभाव थकान, मांसपेशियों की कमजोरी, अवसाद, हृदय रोगों, टाइप 2 मधुमेह और कुछ अन्य प्रकार के कैंसर से जुड़े। इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रेजिलियंस ICRIER ये एक नीति उन्मुख थिंक टैंक है, जो भारत के विकास में तेजी से लाने के लिए विभिन्न मुद्दों पर अनुसंधान और समर्थन करता है। ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट्स ORS। हाल ही में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI ने खाद्य ब्रांडों को उन पेय पदार्थों पर ORS शब्द का उपयोग करने से रोक दिया है जो इनके मानकों का पालन नहीं करते हैं। ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट्स ORS ग्लूकोज और इलेक्ट्रोलाइट्स का वैज्ञानिक रूप से संतुलित मिश्रण है, जिसका उपयोग डायरिया, दस्त के कारण होने वाली निर्जलीकरण, डिहाइड्रेशन को रोकने और उपचार के लिए किया जाता है। क्रियाविधि एक छोटी आंत में ग्लूकोज सोडियम सह परिवहन पर आधारित है, जो डायरिया के दौरान भी सोडियम और पानी के कुशल अवशोषण को सक्षम बनाता है। महत्व: इसे WHO की आवश्यक दवाओं की सूची में शामिल किया गया है। इसे 20वीं सदी के सबसे महत्वपूर्ण चिकित्सा प्रणालियों में से एक माना जाता है। मेडटेक मिशन अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन ANRF ने ICMR और गेट्स फाउंडेशन के सहयोग से मिशन फॉर एडवांसमेंट इन हाई इम्पैक्ट एरियाज मेडिकल टेक्नोलॉजी को लॉन्च किया है। मेडटेक मिशन भारत के चिकित्सा प्रौद्योगिकी क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देना, आयात निर्भरता में कमी, उच्च गुणवत्ता वाले मेडटेक तक पहुंच में सुधार करना। उद्देश्य: प्राथमिक सार्वजनिक स्वास्थ्य आवश्यकताओं को पूरा करने वाली तकनीकों का समर्थन करना, उपकरण और निदान के कारण कम लागत कम करके उन्हें किफ़ायती बनाना। स्वदेशी अनुसंधान एवं विकास, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, विनिर्माण और उद्योग जगत के सहयोग के माध्यम से आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना। कवरेज विस्तार: इसमें चिकित्सा उपकरण और इन विट्रो डायग्नोस्टिक्स शामिल है, जिसमें एडवांस इमेजिंग और मिनिमली इन्वेसिव डिवाइस
डिवाइस, पॉइंट ऑफ केयर, मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक, एआई या मशीन लर्निंग प्लेटफॉर्म, रोबोटिक्स और उभरती हुई प्रौद्योगिकियाँ शामिल हैं। वित्त पोषण में 5 संस्थाएं शैक्षिक और रिसर्च और डेवलपमेंट संस्थान, अस्पताल, स्टार्टअप्स और एमएसएमई, मेडटेक उद्योग और सहयोगात्मक परियोजनाएं। अतिरिक्त सहायता में पेटेंट मित्र, आईपी सुरक्षा, तकनीकी हस्तांतरण, मेडटेक मित्र में निर्णायक मार्गदर्शन, क्लिनिकल ट्रायल नेटवर्क, वैधता और प्रमाण एकत्रण, उद्योग परामर्श, नवाचार को बड़े पैमाने पर ले जाने के लिए। रोडामाइन बी। हाल ही में रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने गोल्ड नैरो रॉड के साथ कॉफ़ी स्टेन प्रभाव का उपयोग करके रोडामाइन बी जैसे जहरीली रंजकों डाइज का पता लगाने के लिए एक कम लागत वाली और अत्यधिक संवेदनशील विधि विकसित की है। रोडामाइन भी एक फ्लोरोसेंट चमकदार प्राकृतिक रंजक है जिसका उपयोग आमतौर पर कपड़ों और सौंदर्य प्रसाधनों में किया जाता है। यह जल में घुलनशील प्राकृतिक रंजक है जो पाउडर के रूप में हरा दिखाई देता है लेकिन पानी में मिलाने पर चमकदार गुलाबी हो जाता है। यह रंजक जहरीला होता है। इसमें हानिकारक प्रभावों के कारण भोजन और सौंदर्य प्रसाधनों से प्रतिबंधित है। यह त्वचा, आँखों और श्वसन तंत्रों को हानि पहुँचाता है। यह एक गंभीर पर्यावरणीय प्रदूषक है जो जल स्रोतों में लंबे समय तक बना रहता है। उपयोग मुख्य रूप से कपड़े, चमड़े, चॉक, पेंट में रंग भरने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। पहचान में चुनौती। जब इसे भोजन या पानी में मिलाया जाता है तो रोडामाइन बी की सघनता बहुत कम ट्रिलियन कुछ हिस्से जितनी हो जाती है जिससे पारंपरिक तकनीकों द्वारा इसका पता लगाना कठिन हो जाता है। हेल्ड पहल, इंस्टीट्यूट ऑफ लीवर एंड बिलियरी साइंसेस ILVS ने विश्व लीवर दिवस के अवसर पर हेल्ड की शुरुआत की। हेल्ड पहल हेल्ड का पूरा नाम स्वस्थ यकृत शिक्षा और शराब से जुड़े यकृत रोगों की रोकथाम, हेल्दी लीवर एजुकेशन एंड अल्कोहल एसोसिएटेड लीवर डिसीज प्रिवेंशन। यह लीवर रोगों, विशेष रूप से शराब के सेवन से जुड़े रोगों को रोकने और प्रतिबंधित करने में भारत की पहली राष्ट्रव्यापी पहल है। उद्देश्य यकृत संबंधी रोगों के प्रति जागरूकता, रोकथाम और उपचार को बढ़ावा देना है। यह इस संदेश पर बल देता है कि हर शराब यकृत के पीछे एक खोया हुआ अवसर होता है। हेल्थ की मुख्य विशेषताएं बहुक्षेत्रीय दृष्टिकोण। इसमें जनशिक्षा, प्रारंभिक जांच, शराब सेवन, विकार के लिए चिकित्सा और वैज्ञानिक उपचार तथा यकृत रोग प्रबंधन को शामिल किया गया है। जागरूकता और रोकथाम में यह जागरूकता विस्तार यकृत रोगों को रोकने और बेहतर स्वास्थ्य देखभाल नीतियों को लागू करने पर केंद्रित है। पुनर्वास और सहयोग में इसमें वास्तविक स्वास्थ्य सहायता, सामाजिक पहुंच, शराब की लत से जुड़े सामाजिक कलंक को खत्म करने के लिए नामिक सुधार शामिल है। कफ सिरप में संदूषण। राजस्थान सरकार ने हाल ही में बच्चों की मौतों के बाद डेक्सट्रोमेथोफर्न DXM युक्त कफ सिरप के वितरण पर प्रतिबंध लगा दिए जिसका संबंध कथित तौर पर इस दवा से था। डेक्सट्रोमेथोफर्न DXM यह व्यापक रूप से उपयोग की जाने वाली एंटी ट्यूसिव खांसी रोधक दवा है जो खांसी के उपचार के रूप में कार्य करती है। वैश्विक स्थिति। DXM को औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 अनुसूची H के तहत उपयोग के लिए मंजूरी प्राप्त करता है। परामर्श में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने अपने परितंत्र में
परितंत्र में कहा है कि 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए कफ सिरप की अनुमति नहीं दी जाती है। कफ सिरप में मिलावट डाइथिलीन ग्लाइकोल DEG और एथिलीन ग्लाइकोल EG जैसे औद्योगिक विलायकों का उपयोग कभी कभी प्रोपिलीन ग्लाइकोल के सस्ते विकल्प के रूप में किया जाता है। ये अत्यधिक जहरीले होते हैं और इसके सेवन से गुर्दे संबंधी समस्याएं, एक्यूट किडनी इंजरी और मृत्यु हो सकती है। माँ से बच्चे में संक्रमण का उन्मूलन। WHO ने मालदीव को हेपेटाइटिस बी, सिफिलिस और HIV से माँ के बच्चे में होने वाले संक्रमण EMTCT को समाप्त करने वाले राष्ट्र के रूप में प्रमाणित किया है। माँ से बच्चे में संक्रमण के बारे में यह गर्भावस्था, प्रसव, स्तनपान के दौरान संक्रमित माँ से उनके बच्चे में HIV, सिफिलिस और हेपेटाइटिस बी जैसे संक्रमणों का प्रसार होता है। वैश्विक स्थिति में मालदीव विश्व का पहला राष्ट्र बन गया है जिसने HIV, सिफिलिस और हेपेटाइटिस बी के संक्रमण को माँ से बच्चे में फैलने से रोका है। 13 उन्मूलन में सफलता प्राप्त की है। HIV, सिफिलिस, हेपेटाइटिस बी, HIV ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, यह CD4T लिम्फोसाइट को नष्ट करके प्रतिरक्षा प्रणाली पर हमला करता है, जिसमें शरीर की संक्रमण से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है। सिफिलिस यह बैक्टीरिया जीवाणु से होने वाले एक यौन संचारित संक्रमण जो घावों का कारण बनते हैं। यदि इसका उपचार न किया जाए तो ये गंभीर और जन्मजात जटिलताओं का कारण बन सकते हैं। हेपेटाइटिस बी यह यकृत का एक वायरल संक्रमण है जो तीव्र या दोगुनी क्रॉनिक बीमारी का कारण बन सकता है, जिससे सिरोसिस और यकृत कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। प्रूशियन ब्लू कैप्सूल, भारत ने सीजियन सीजियम 137 प्रदूषण के प्रभाव को कम करने में मदद करने के लिए इंडोनेशिया के तत्काल प्रूशियन ब्लू कैप्सूल भेजे हैं। सीजियम 137 यह रिएक्टर और परमाणु हथियार विस्फोटों से सीजियम 137 यह रिएक्टरों और परमाणु हथियार विस्फोटों में परमाणु विखंडन प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न होने वाला एक रेडियोधर्मी समस्थानिक है, जिसकी अर्ध आयु लगभग 30 वर्ष होती है। स्रोत और पर्यावरणीय चिंता। सीजियम 137 यह रिएक्टरों और परमाणु हथियार विस्फोटों में परमाणु विखंडन प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न होने वाला एक रेडियोधर्मी समस्थानिक है, जिसकी अर्ध आयु लगभग 30 वर्ष होती है। स्रोत और पर्यावरणीय उपस्थिति। यह रेडियोधर्मी सामग्री के आकस्मिक रिसाव या अनुचित निपटान के बाद मृदा जल और खाद्य पदार्थों खाद्य की दृष्टि से खाद्य श्रृंखलाओं को दूषित कर सकता है। स्वास्थ्य प्रभाव में सीजियम 137 संपर्क आने से कैल्शियम। स्रोत और पर्यावरणीय। यह रेडियोधर्मी सामग्री के आकस्मिक रिसाव या अनुचित निपटान के बाद मृदा जल और खाद्य प्रणालियों को दूषित कर सकता है। स्वास्थ्य प्रभाव सीजियम 137 के संपर्क में आने से विकिरण बीमारी, कैंसर,
स्वास्थ्य प्रभाव सेंजियम स्रोत और पर्यावरणीय। यह रेडियोधर्मी सामग्री के आकस्मिक रिसाव या अनुचित निपटान के बाद मृदा जल खाद्य श्रृंखलाओं को दूषित करता है। स्रोत पर्यावरणीय स्थिति या रेडियोधर्मी सामग्री के आकस्मिक रिसाव या अनुचित निपटान के बाद मृदा जल और खाद्य श्रृंखलाओं को दूषित कर सकता है। स्वास्थ्य प्रभाव सेंजियम संपर्क बैलेंस चिकित्सा विकिरण बीमारी कैंसर और अंगों की क्षति पहुंचाने की क्षमता बढ़ जाती है। प्रूशियन ब्लू प्रूडेकार्ड कैप्सूल। यह एक गहरा नीला वर्णक यौगिक है जिसका उपयोग चिकित्सीय रूप से रेडियोधर्मी सेंजियम और थैलियम द्वारा आंतरिक संदूषण के उपचार के लिए आवश्यक है। यह एक गहरा नीला वर्णक यौगिक है जिसका उपयोग चिकित्सीय रूप से रेडियोधर्मी सेंजियम और थैलियम के द्वारा आंतरिक संदूषण के उपचार के लिए किया जाता है। क्रियाविधि यह आंत में रेडियोधर्मी कणों को बांधता है, इसके अवशोषण को रोकता है तथा मल उत्सर्जन को बढ़ावा देता है। यह विधि रेडियोधर्मी कणों को मान्यता को बढ़ाता है जो उनके पर्यावरण को रोकता है तथा तरल WHO द्वारा रेडियोलॉजिकल और परमाणु आपात स्थिति में आवश्यक ड्रग के रूप में सूचीबद्ध किया गया है।